Evening, dear friends, all the interns of Niche Advocacy Foundation. Good evening to you all. So आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है इजी स्टेप्स टू पॉजिटिव बिहेवियर. So I am thankful to Dr. Purnima Karandikar for this opportunity to interact with you all. ये जो भी टॉपिक है, it is entirely based on facts of my book. My book is there available in Marathi as well as English. Techniques of positive thinking. In Marathi it is Sakaratmak Vicharanche Tantra. So today's pattern of my talk is entirely based on my book. So its pattern and its sequence exactly is like the index of this book. So I'm very briefly telling you about this topic while the details would be there in this book. To begin with, what is thinking process? So we need to think scientifically about this topic. Otherwise, there is no difference between anyone motivating anyone or just talking without any background knowledge. So पहली बात है कि brain and thinking process, is it something related? So it is completely related. यानी we have moved up in the science so much. यानी हमारे साइंस की इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वी आर एबल टू लोकेट कि ब्रेन के कौन से एरिया से क्या हो रहा है. सो ब्रेन में बहुत सारे एरियाज रहते हैं और उसमें से एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम. तो मैं यहाँ पे मेरे हाथ रख रहा हूँ मेरे कान के ऊपर. तो अगर कान के ऊपर से थोड़ा मैं अंदर जाऊं, मेडियल एरिया जिसको बोलते हैं, तो ये एरिया जो है इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं. और उसके मेडियल यानी अंदर की साइड में जो एरिया सिचुएटेड है उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम. सो ये लिम्बिक सिस्टम है, वहां पे हमारे इमोशंस तैयार होते हैं. और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ माय फोरहेड, जहां पे मैं हाथ लगा रहा हूं, ब्रेन के इस एरिया को कहते हैं फ्रंटल लोब. सो ये फ्रंटल लोब जो है वो हमारे हायर फंक्शंस यानी हमारी एनालिटिकल कैपेसिटी को कंट्रोल करता है. यानी अगर मुझे डर लग रहा है तो वो इमोशंस मेरे लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल एरिया में तैयार होगा और उसको उसके बाद उसका एनालिसिस जो है मेरा ये फोरहेड वाला जो ब्रेन है फ्रंटल लोब वो करेगा और वो बताएगा कि देयर इज नो नीड टू फियर अबाउट, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है. आगे बैठे हुए सब लोग जो है वो हमारे अपने हैं, आई नीड नॉट टू फियर अबाउट दैट. या तो मैं किसी जंगल में जा रहा हूं, अचानक मेरे लिम्बिक सिस्टम में फियर आया कि व्हाट इफ टाइगर और समवन कम्स अप. सो मेरा जो फ्रंटल लोब है आगे का वो एनालिसिस करेगा कि नहीं नहीं, आई हैव अ गार्ड विथ मी एंड अदर पीपल आर आल्सो देयर एंड इट इज अ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. सो व्हाट हैपेंड, मेरे थिंकिंग एरियाज में, इमोशनल एरिया में मेरे इमोशंस तैयार होते हैं और मेरे एनालिटिकल एरिया में जो हायर फंक्शंस है उससे मैं उसका एनालिसिस करता हूं. या तो वैसे वर्सा कि अगर मुझे कोई थॉट पहले आता है कि मुझे जो है ये जंगल में ये टाइगर खा जाएगा और उसके बाद मुझे फियरफुल लगता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, थॉट पहले आया और फिर इमोशंस जो है बाद में जनरेट हुए. तो ये एग्जैक्टली जो है साइंस ऐसा ही वर्क करता है. ये दो एरिया का जो कोलैबोरेशन होता है उससे ही हमारे इमोशंस जो है, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी है और मोर लाइक उससे ही हमारा बिहेवियर जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे सोचने में और हमारे बर्ताव में वो है एक्सपीरियंसेस एंड थिंकिंग प्रोसेस. सो बचपन से जब हम ग्रो होते हैं तो हमारे पास नए नए एक्सपीरियंसेस जमा होते हैं. अगर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा जमा होते हैं तो हमारा बिहेवियर ज्यादा पॉजिटिव रहता है या पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एट द सेम टाइम अगर चाइल्डहुड से निगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा कलेक्ट होते हैं तो जो है वो एक्सपीरियंसेस भूलना कठिन जाता है और हमारे बिहेवियर में वो बहुत बार विजिबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल में भाषण दे रहा हूँ एंड देन आई स्टार्टेड स्टैमरिंग and with my stammer everybody started laughing. So now this is a negative experience for me कि मैं जब बात करने गया मुझे थोड़ा स्टैमर हुआ and then everybody started laughing at me. So because of this particular experience I am extremely fearful.
आई कांट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस कि नहीं, आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड बट वो नहीं जमा है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई विल गेट अपॉर्चुनिटी, दैट एक्सपीरियंस विल टेल मी नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है. लास्ट टाइम देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम, everyone looked at you, so why to take a chance again? So next time I will avoid speaking in front of people. Again next time I would avoid speaking in front of people. और मैंने एक बार अवॉइड किया, सो आई एम हैप्पी, बेटर, अच्छा हुआ मैंने वो अवॉइड किया. मैं लोगों के सामने नहीं बोला, तो मैं वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बच गया, एंड आई एम हैप्पी, दैट वाज माय गुड डिसीजन. सो ये मेरे डिसीजन जो है अवॉइडेंस के, दैट एड्स टू माय बिहेवियर एंड आई डेवलप अ बिहेवियर ऑफ अवॉइडिंग स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो ये एक्सपीरियंसेस जो है दैट आल्सो अफेक्ट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस. सो ब्रेन का स्ट्रक्चर, लिम्बिक सिस्टम, फ्रंटल लोब, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर थिंकिंग प्रोसेस. Second, the childhood experiences which we gather over a time till our adolescence or late adolescence, that also decides so much. Third important aspect जो है वो environment है. Environment means external factor around us, that also decides our thinking process. अगर your father is there और अचानक आपके घर की लाइट चली गई, you are a child, और लाइट जाने के बाद आपके father is into a panic कि सब अपने अपने जगह पे रुक जाओ, कोई इधर उधर मत आओ, जाओगे, ये होगा वो होगा, है ना, nothing happened. And after a while electricity आ गई है, and then again everything resumed as normal. Next time whenever such things happen और आपके फादर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, ओके यू आर अ चाइल्ड, तो आपने क्या, आपने वो देखा है कि whenever ऐसी सिचुएशंस आती है, my father reacts in this way. So next time मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स आपके फादर अगर घर में नहीं है और अचानक लाइट चली गई है, तो इट इज मोर लाइकली कि आप भी वैसा बिहेव करेंगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव सीन योर रोल मॉडल बिहेविंग लाइक दैट, एंड यू विल आल्सो फॉलो योर रोल मॉडल. सो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी जो है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को डिसाइड करते हैं. सो हमारे जो रोल मॉडल्स है हमारे अराउंड, हमारे ब्रदर्स, हमारे मदर, हमारे फादर, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, अगर हमारे रोल मॉडल है एज ए चाइल्ड, अगर हम उनको देखते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग प्रोसेस को हमारे अफेक्ट करती है. हमारे पास अगर ऐसा रोल मॉडल है कि जो किसी चीज से नहीं डरता है, राइट, कि ओके ये डिफिकल्ट काम है पर हम कर सकते हैं, एंड इफ वी वॉच हिम डूइंग दैट, सो ऑटोमेटिकली आवर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप्स कि नहीं, आई कैन आल्सो डू दिस. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स, अ बायोलॉजी, our experiences and our environmental factors decides our thinking process. तो ये thinking process को broadly दो एरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं. One is positive thinking process and other is a negative thinking process. So my just for an example, आप सभी लोगों को मेरे लेक्चर से बहुत जो है बेनिफिट्स होंगे, ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है. एट द सेम टाइम मैं कितना भी कोशिश करूं पर शायद आपको ये पसंद नहीं आएगा, ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग. So broadly अपनी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल एंड नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल दो इसमें डिवाइड होती है. नाउ देयर इज अ स्ट्रेंथ इन पॉजिटिव थिंकिंग, राइट. स्लाइड पे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो पुराने एग्जांपल्स है, आप लोगों के पास, यू आर ऑल यंगस्टर्स, नए एग्जांपल्स होंगे, बट देयर इज अ स्ट्रेंथ इन पॉजिटिव थिंकिंग. अगर आप दो लोगों को कंपेयर करते हो एंड वन पर्सन इज पॉजिटिव थिंकर एंड अदर पर्सन इज अ नेगेटिव थिंकर, तो डेफिनेटली उनके बिहेवियर में आपको डिफरेंस महसूस होगा. जो मैंने नाम लिखा है सुधा चंद्रन जी का, तो सुधा चंद्रन जी एट द एज ऑफ 17 है ना, पहले से वो भरतनाट्यम की ट्रेन्ड डांसर थी, एंड एकदम करियर शुरू होने के पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया. तिरुचिरापल्ली पे उनका एक्सीडेंट हुआ, एक लिम्ब उनका कट गया, एम्पूट करना पड़ा. बट उसके बावजूद 2 साल की स्ट्रगल के बाद आर्टिफिशियल लिम्ब पे सुधा जी खड़ी हुई और वर्ल्ड टूर उन्होंने शुरू कर दिया. नाचे मयूरी करके एक पुरानी मूवी है, उनके लाइफ पे बेस्ड है. सो दुनिया में कितने लोगों के पैर एम्पूट होते हैं, कट जाते हैं, पर कुछ ही लोग अपने पैरों पे आर्टिफिशियल लिम्स पे और खड़े हो जाते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट पॉजिटिव थिंकिंग. आपको सभी हमारे जो पूज्य है ना, हमारे आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका एक छोटा एग्जांपल आप सभी को मालूम होगा. When he was at the enemy's place, है ना, आगरा में जब वो थे औरंगजेब के सामने और उनको हाउस अरेस्ट किया गया, that time कोई भी अगर ऑर्डिनरी पर्सन होगा तो वो तो यही सोचेगा,
आई एम एट द सेंटर ऑफ माई एनिमीज किंगडम, है ना, एट द कैपिटल ऑफ माई एनिमीज किंगडम, एंड आई एम अरेस्टेड ओवर हियर, मेरे पास बहुत कम लोग हैं। सो नॉर्मली इंसान क्या सोचेगा? नॉर्मली इंसान यही सोचेगा कि देयर इज नो रेस्क्यू नाउ, यहां से छूटना जो है बहुत इम्पॉसिबल है। एक पॉजिटिव थिंकर ये ऐसा सोच सकता है कि इतनी बड़ी आर्मी जो है, मुगल आर्मी वहां पे अराउंड है, उसके कैपिटल में मैं हाउस अरेस्ट हूं, उसके बावजूद जो है मैं यहां से निकल सकता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो थॉट्स थे, अगर आप उनका, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेनी टाइम्स वी सी कि वो ऑर्डिनरी इंसान से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, वो अलग थे। वो सिर्फ उनकी फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पे नहीं, पर उनकी थिंकिंग प्रोसेस पे। तो इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को जो है उन्होंने प्रिजर्व किया, और वो आगरा से जो है वो मराठा साम्राज्य में वापस आए। तो ये जो इंसिडेंस है आप सभी जानते हैं, एंड इट इज एंटायरली एंटायरली हिस्ट्री में इससे बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रेंथ का दूसरा एग्जांपल नहीं हो सकता। नॉर्मन कजिन्स करके एक जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट, उनको एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का एक बीमारी था। That was a very debilitating illness, ankylosing spondylitis, यानी you become a stiff person, और आप you are lying on the bed, there is no hope of cure, और उस जमाने में इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। So then उन्होंने कहीं तो भी पढ़ा कि thinking can affect my illness। तो उस समय के में जो कॉमेडी सीरियल्स आते थे, उन्होंने उसकी बहुत सारी सीरीज मंगवाई और उनके बेड के सामने जो टेलीविजन था उसके उस पे वो लगा दिए। हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी के हाई डोजेज लेते थे और दिन भर वो कॉमेडी सीरियल्स देख के हंसते रहते थे। डॉक्टर्स जब वहां आते थे उनको लगता है था कि इनको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हुआ, बट नॉर्मन कजिन्स उनको बताते थे कि नहीं, दिस इज माय एक्सपेरिमेंट, आई एम ट्राइंग टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, एज हैप्पी एज पॉसिबल। And you'll be surprised, against the prediction of all doctors, Norman Cousins lived for 25 years after that diagnosis। अगले 25 साल वो अच्छे से जिए। ओके, उनकी डेबिलिटी जो थी, डिसेबिलिटी जो थी, है ना, वो कम हो गई, वो मूव होने लगे, और 25 इयर्स तक उन्होंने प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो जिया, जस्ट बेस्ड ऑन अ पॉजिटिव थिंकिंग। हम वी आर डॉक्टर्स, तो हम मेडिकल फील्ड में वी कॉमनली सी दिस डिफरेंस। अगर हम दो पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से अ पर्सन हु इज अ पॉजिटिव थिंकर, आप देखोगे तो उसका रिस्पांस बहुत जल्दी आता है, एंड अ पर्सन हु इज अ नेगेटिव थिंकर, राइट, हु थिंक्स, हु इज एब्सोल्युटली होपलेस, अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपको काफी मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग का जो है अपने ब्रेन पे बहुत जबरदस्त अच्छा इफेक्ट होता है। अभी अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर भी पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपको अगर साइंटिफिक एविडेंस से बताया जाए तो मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई डर की सिचुएशन में रहे, कंटिन्यूस किसी से चीज के बारे में सोचते रहे, डर में रहे, डिप्रेस रहे, उदास रहे, सो शॉर्टेस्ट पीरियड 4 डेज में आपके इम्यून सिस्टम पे, है ना, यानी आपकी प्रतिकारात्मक शक्ति पे उसका जो है वो असर आना शुरू हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन अगर ये वाइसे वर्सा हुआ तो आपके बॉडी के लिए वो कितना बेनिफिशियल होगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल जो है उसको अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो एक 4 प्रकार की होती है कि कोई भी सिचुएशन को हम पॉजिटिवली एनालाइज करें। अगर कोई मेरा फ्रेंड क्रॉस हो रहा और उसने मुझे विश नहीं किया तो मैं ये सोचूं कि चलो इट मस्ट बी जस्ट अ कैजुअल थिंग, वो कोई तो भी जल्दी में होगा, नो प्रॉब्लम, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मिलता है तो मैं उसको विश करूंगा। सो आई एम एनालाइजिंग द थिंग्स और एनी सीन और एनी सिचुएशन पॉजिटिवली, बीइंग पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, है ना, आगे अच्छा होने वाला है, राइट, बीइंग होपफुल अबाउट द फ्यूचर इज आल्सो अ पैटर्न। यानी आज मैं एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मेरा नंबर नहीं आया, बट बीइंग पॉजिटिव, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार मेरा नंबर नहीं आएगा, मुझे मेहनत करने तो आगे में, और by participating in this scenario I have gained a lot, यानी मैंने एक्सपीरियंस। सो बीइंग पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, एक्सेप्टिंग फेल्यूर्स पॉजिटिवली, यानी अगर बहुत बार हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहते या हमारे लाइफ में पॉजिटिव ही होते रहता, ऐसा नहीं है। अभी जैसे है कि कोरोना का पैंडेमिक शुरू है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सो एक्सेप्टिंग दिस कि हाँ प्रॉब्लम है, दैट इज देयर, बट
चेंजेस वुड बी देयर, यानी चेंज तो होने ही वाला है, राइट? तो आज जो डिफिकल्टी है वो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ये डिफिकल्टी रहेगी। सो एक्सेप्टिंग द फेलियर, तो बहुत बार वो एक्सेप्ट करके जो है हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। और जब कठिन परिस्थिति रहे उस समय जो है अपनी होप को मेंटेन करके रखना जो है कि हो सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी को फेलियर एग्जाम के इसमें फेलियर आता है, तो बीइंग होपफुल है ना, वो उस समय में भी अपना होप मेंटेन करके रखना नेक्स्ट 6 months to 1 year, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। शॉर्ट पीरियड में अगर पॉजिटिवली खुद को मोटिवेट करना इजी है, सो बीइंग होपफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी क्या है, व्हेन थिंग्स आर प्रेटी वेल, है ना, that time maintaining positivity is very easy, but when things are very difficult, है ना, डिफिकल्ट जब सिचुएशन शुरू रहती है उस समय पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। बट एज नॉर्मल कजिन जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करके रखी, उस प्रकार हमें भी जो पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखी। जिस प्रकार इसकी स्ट्रेंथ है उसी प्रकार निगेटिव थिंकिंग की भी वो स्ट्रेंथ है। अगर आप निगेटिव थिंकिंग रखें तो बहुत बार आपका आउटकम निगेटिव हो जाता है, बहुत बार जो है आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो निगेटिव थिंकिंग के कारण निगेटिव हो जाते हैं। आपको शायद ये डिफरेंस हमें मालूम नहीं पड़ता क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ऐसे रैंडमाइज स्टडी नहीं करते, बट अगर वो निगेटिव थिंकिंग के साथ जाते हैं तो बहुत बार हमारे आउटपुट जो है, आउटकम जो है वो निगेटिव निकलता है। सो नेगेटिव थिंकिंग में भी वही है, हर सिचुएशन को नेगेटिवली एनालाइज करना, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव रहना, कोई भी एक फेल्यूर आए तो उससे और नेगेटिविटी को बिल्ड करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना, डिफिकल्ट टाइम में होपलेस हो जाना कि नहीं ये इसमें चेंजेस नहीं आ सकते, हर डिफिकल्ट समय में खुद को ब्लेम करना, दिस इज ऑल्सो पैटर्न ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। और किसी और के साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसे। सो ये नेगेटिव स्ट्रेंथ को भी अगर हम डेवलप करें तो उसमें भी बहुत जो है निगेटिविटी है। सो पॉजिटिविटी अगर हमारी बहुत ज्यादा है बट एट द सेम टाइम हमारी निगेटिविटी थिंकिंग की स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो वो पॉजिटिविटी को भी वो मास्क कर देगी। सो अगर ये दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ लोग दे आर पॉजिटिव थिंकर, कुछ लोग दे आर बैलेंस, राइट, एंड फ्यू पीपल आर एक्सट्रीमली नेगेटिव थिंकर। तो उनका पैटर्न जो है वो इस प्रकार से रहेगा। So what are the techniques? There are many techniques elaborated in my book and you would find in any other book writer. So first जो important चीज है मैं वो बताना चाहूंगा कि thinking process, how do we think? We think exactly like this computer, यानी कंप्यूटर को हमने क्लिक करते हैं, something happens in a microprocessor और आपकी स्लाइड ओपन हो जाती है। So मेरा क्लिक करना जो है that is a action, माइक्रोप्रोसेसर में समथिंग हैपेंस दैट इज अ ब्रेन, समथिंग हैपेंस अ ब्रेन में जो कंप्यूटर के ब्रेन में कुछ प्रोसेस हुई है और उसके बाद स्लाइड ओपन हुई है, उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस। सो एक्शन, बिलीफ सिस्टम, कॉन्सिक्वेंसेस, ABC मॉडल। टू बी वेरी सिंप्लीफाइड, एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को डांटता है, उसके बाद वो स्टूडेंट को बुरा लगता है, तो ये टीचर का डांटना हो गया ए एक्शन, और वो स्टूडेंट को बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, डिसअपॉइंटेड लग रहा है, ये हो गया सी कॉन्सिक्वेंसेस। अभी ए और सी के बीच में कुछ होता है दैट इज कॉल्ड एज बिलीफ सिस्टम, यानी वो स्टूडेंट ने कुछ तो सोचा है इसके कारण उसको निगेटिव लग रहा है। तो स्टूडेंट ने क्या सोचा होगा, मे बी कि ये टीचर हर बार मुझे डांटते हैं, सबके सामने मुझे डांटा, मेरी इंसल्ट हुई, मैंने बहुत सारी इतनी बड़ी गलती नहीं की थी फिर भी टीचर ने मुझे डांटा। सो व्हाट हैपेंड, उसने वो चीजों को निगेटिवली एनालाइज किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, उसे गुस्सा आया, उसे डिसअपॉइंटेड लगा, उसे निराशा लगी। इफ वी टेक द सेम एग्जांपल अगेन, अगर टीचर ने उसे डांटा, उसके बाद उसने ये सोचा कि मे बी टीचर इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी, वो चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और आगे जाऊं, इसलिए वो मुझे डांटते रहते हैं। ओके, बहुत सारे तो टीचर ऐसे होते हैं जिनका बच्चों पे ध्यान नहीं होता है, दिस पर्टिकुलर टीचर है ना, उससे कुछ भी छोटी गलती हुई तो भी वो जो है डांटते हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई करके आगे जाऊं। तो आपको बुरा लगेगा क्या, डिसअपॉइंटेड लगेगा कि नहीं? यू विल नॉट फील दैट नेगेटिव, आपको जो है वो थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा या कम नेगेटिव फील होगा। सो व्हाई डिड इट हैपन, ये इसीलिए हुआ, एक्शन तो सेम था, टीचर का डांटना सेम था, फिर भी पहले इस सेकंड एग्जाम में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए, बिकॉज जो बिलीफ सिस्टम जो है वो ब्रेन में जो थिंकिंग स्टाइल है उसको उसके बेसिस पे कॉन्सिक्वेंसेस आए।
सो फर्स्ट टाइम मेरा ह्यूमिलिएशन हो गया है, ऐसा मैंने सोचा और मुझे निगेटिव इमोशन आया। सेकंड टाइम टीचर मेरे बारे में अच्छे सोचते हैं, इसीलिए मुझे उन्होंने डांटा। ऐसे सोचते ही जो है आपके इमोशंस चेंज हो गए, आपके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्शन बिलीव कॉन्सिक्वेंसेस, और यू कैन से एबीसी मोड। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बार 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 शार्पन करके हमें पॉजिटिव करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस को हमें फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल रखने का मतलब क्या है कि हमारे जो थॉट्स में जो मस्ट है, एमयूएसटी मस्ट, यानी ऐसा ही होना चाहिए, राइट? आई मस्ट गेट 99% मार्क्स, आई मस्ट गेट दैट टाइप ऑफ अ कार, आई मस्ट गेट दिस मच ऑफ सैलरी। जब जब ये मस्ट आता है, थिंकिंग को ये रिजिड कर देता है, और जब मस्ट ब्रेक होता है तो हम ज्यादा निगेटिव होते हैं। आई मस्ट गेट 99% मार्क, अगर ये मेरा थिंकिंग इतना इनफ्लेक्सिबल रहा और अगर मुझे 98% मार्क्स मिले तो आई कांट बी हैप्पी, मुझे उसका दुख होगा, बिकॉज माई थिंकिंग इज वेरी वेरी इनफ्लेक्सिबल। तो थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के लिए उसको फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है। सो अपने जो मस्ट है, शुड्स है, अगर जहां जहां पॉसिबल है उसको अगर हम प्रीफर के साथ कन्वर्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली थिंकिंग जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, एंड देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू बी पॉजिटिव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, आई प्रिफर टू गेट 99% मार्क, आई विल ट्राई फॉर इट, इफ नॉट, नो इश्यूज। I prefer to get that type of a car, I will try for it, if not, no issues. I prefer to get such and such thing. So ये must को अगर मैं prefer से अगर change कर देता हूँ तो I am prepared for everything. I am prepared for good as well as I am prepared for bad. And it's not going to affect your hard works you are putting for that particular achievement. So being flexible in a thought process is very very important, क्योंकि it's not every time you will have a positive situations around you. Sometimes you will have good time, sometimes you will have a bad time. Second जो है rational type of thinking, जो evidence based type of thinking होती है, वो अगर हमारी thinking process रही तो हम we are more positive. For example, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को मेरा लेक्चर कभी भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने लेक्चर देना छोड़ देना चाहिए। नाउ डू आई हैव एविडेंस फॉर दिस? आपको किसी ने डायरेक्ट आके बताया? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं आके बताया, बट मेरे लेक्चर के बाद कुछ लोग बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा सेंस हुआ। ओके, सो हो सकता है वो कुछ और मैटर पे बात कर रहे होंगे, हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो क्या हुआ, if I develop my thinking on the basis of no evidence, it becomes irrational. If I develop my thinking based on the evidence, it becomes more rational. थर्ड पर्सन जो है आपके बारे में बुरा चाहता है, ओके, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, सो व्हाई टू एक्सेप्ट इट? मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। जब वो मेरे सामने अगर ऐसा करेंगे, दैट टाइम आई वुड बिलीव। तो एविडेंस बेस्ड रैशनल थिंकिंग इज अ कोर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यानी हियर से पे, इरेशनल लेवल पे, नो एविडेंस लेवल पे अगर मैं मेरे थॉट्स को डेवलप करता हूं तो वो निगेटिव होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। रैशनल एविडेंस बेस्ड जो थिंकिंग होती है, दैट इज मोर पॉजिटिव। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है जो है कि नॉन एक्सट्रीम। नॉन एक्सट्रीम का मतलब है कि अगर हमने थिंकिंग प्रोसेस को बहुत एक्सट्रीम एंड्स अगर दे दिए, लाइफ में ऐसा हुआ तो मैं सक्सेसफुल हूं, लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो मैं अनसक्सेसफुल हूं। स्मोकिंग करने वाले बैड होते हैं, स्मोकिंग न करने वाले भगवान होते हैं। जो मुझे विश करता है वो अच्छे लोग हैं, जो नहीं करते वो बैड लोग हैं। अगर मैं मेरी थिंकिंग को ऐसे एक्सट्रीम में अगर लगूं तो जो है मेरी थिंकिंग निगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो नॉन एक्सट्रीम थिंकिंग को जो अगर मैं एवरेज में अगर लाओ कि ओके, उसने मुझे विश नहीं किया, ओके, देयर आर पीपल जो विश करते हैं, विश नहीं करते हैं। अच्छा, वो स्मोकिंग करता है, ओके, देयर आर फ्यू पीपल जो स्मोक करते हैं पर फिर भी वो अच्छे इंसान है। अच्छा, देयर आर सम पीपल वो स्मोक नहीं करते फिर भी बुरे इंसान है। सो मोर नॉन एक्सट्रीम को अगर मैंने एवरेज जो है वो मिडल जो है वहां तक अगर खींच के लाया
तो देर आर चांसेस दैट आई कैन प्रिजर्व माई पॉजिटिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैंने एक्सट्रीम पे अगर रखा, सो जो निगेटिव थिंकिंग जो है मेरी पॉजिटिव पे बार बार अटैक करे। सो थ्री थिंग एबीसी मॉडल इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज being flexible, being rational and being non extreme in your thinking pattern, that is a key। यानी आगे में जो भी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, but this is the main technique and this is in a pretty detail I have elaborated in my book। there are other techniques। पॉजिटिव इमेजरी। पॉजिटिव इमेजरी का मतलब है नेक्स्ट वीक आपका कोई इंटरव्यू है तो आपने 10 मिनट्स जो निकाल के आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि समथिंग गुड इज हैपनिंग। मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, आई एम विशिंग एवरीवन, आई एम ग्रीटिंग एवरीवन, दे आस्क मी टू सिट डाउन, देन समवन आस्क मी सम क्वेश्चन एंड आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन, क्लोजिंग माय आईज, आई एम imagining that good things are happening with me। so now the more you do that, the chances of good happening is more because you are prepared for the good। so जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, whenever you are facing something, यानी अगर मैं ये लेक्चर जब मैं लेने वाला था, यानी when yesterday Purnima spoke to me about this lecture, just for a very brief period yesterday for 5 minutes I imagined something good would happen। आज मॉर्निंग में again for 5 minutes I imagined something good would happen and automatically I'm positive about it। so positive imagery during all such scenarios help us to be positive। strength card। स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब है कि अगर आपको निगेटिविटी बार बार अगर पोक करती है, सो यू कैन प्रिपेयर योर स्ट्रेंथ कार्ड। आपके स्टडी रूम में, आपके लिविंग रूम में आप लगा के रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन एमबीबीएस एंड आई वाज टू बिजी विद माय स्टडी एंड बहुत थक जाते थे, तो आई हैड प्रिपेयर्ड वन कोट दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ कार्ड, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो ये मैंने मेरे जो है स्टडी टेबल पे लगा दिया, तो दिस एक्टेड लाइक अ स्ट्रेंथ कार्ड। आजकल तो बहुत इजी हो गया, यू कैन प्रिपेयर योर स्ट्रेंथ कार्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू कैन प्रिपेयर दिस ऑन योर मोबाइल, योर स्क्रीन सेवर कुड बी योर स्ट्रेंथ सेंटेंस एंड योर लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कुड आल्सो बी योर स्ट्रेंथ सेंटेंस। तो आप जो चीज आपको स्ट्रेंथ देती है वो सेंटेंस को आप आपके रूम में, आपके स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पे जो है आप लिख के रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख के रख सकते हैं, दैट मोटिवेट्स यू। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक है ना, हर बार जो है लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे टू मेक यू पॉजिटिव। यानी हर बार इट्स नॉट दैट कोई पर्सन आपको हेल्प करेगा, एंड इट्स नॉट पॉसिबल आल्सो कि हर बार जो है आप किसी काउंसलर को, किसी साइकियाट्रिस्ट को, किसी अपने को है ना कॉल करें। सो पॉजिटिव, तो खुद को मोटिवेट करना जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि खुद को मोटिवेट करना। पॉजिटिव रीडिंग है ना, कि आप बहुत सारे अभी क्या है कि बहुत सारे एकेडमिक एवेन्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, पर एक पॉजिटिव थिंकिंग की बुक अगर आपके साथ में आपने रखी है ना, तो आप बीच बीच में अगर उसको पढ़ते रहे तो भी आप जो है वो पॉजिटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। नर्चरिंग हॉबी। स्क्रीन पे आप एक फोटो देख रहे हैं, आप सभी को मालूम है वो कौन है, सी इज हेमा मालिनी जी। तो हेमा मालिनी जी का मैंने फोटो यहाँ पे क्यों लगाया, बिकॉज उनका एज जो है वो है 71 ईयर्स। 71 ईयर्स, 71 ईयर्स में मालिनी जी आज भी जो है वो डांस शोज करती है। बाय प्रोफेशन वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उन्होंने अभिनय किया है बहुत सारे मूवीज में, पर उनकी जो हॉबी थी डांसिंग की वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी और उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखी। एंड एट द एज ऑफ 71 आल्सो शी इज परसिविंग हर हॉबी, शी इज प्रिजर्विंग हर हॉबी। तो मुझे बताइए कि 71 में जब स्टेज शो, जब हजारों लोग देख रहे हैं और आप डांस कर रहे हैं, तो कितनी पॉजिटिविटी डेवलप होती है। सो हर एक इंसान का एक प्रोफेशन होता है, हर एक इंसान का कोई ना कोई काम होता है, बट हर एक इंसान के पास एक हॉबी होती है। और हॉबी का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज, ऐसी एक्ट या ऐसा एक्ट जो करने से हमें खुद को पॉजिटिव लगता है। तो क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में है ना, इन डे टू डे लाइफ है ना, इन अ फाइट टू अर्न आवर लाइवलीहुड वी फॉरगेट आवर हॉबीज। किसी को बर्ड वॉचिंग का रहता है, किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का रहता है, किसी को सिंगिंग, डांसिंग, एंड नंबर ऑफ हॉबीज आर देयर, बट प्रिजर्व वन हॉबी, दैट हॉबी गिव्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सो अपने डेली रूटीन के काम के साथ साथ थोड़ा समय अगर हमने हमारे हॉबी को दिया, सो वी फील रियली गुड, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। वेंटिलेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेंटिलेशन को ही बोलते हैं कथारसिस, वेंटिलेशन को ही बोलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्राइसिस इंटरवेंशन। जब भी वी आर फ्लडेड विद अवर नेगेटिव इमोशंस,
वी नीड टू हैव समवन, यानी किसी से तो भी हमको वो शेयर करना है, जिसको हम बफर सिस्टम भी बोलते हैं। हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे कोई मेंटर्स हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर फ्लडेड विथ योर नेगेटिव थॉट्स, यू शुडंट कीप देम इनसाइड। अगर आप अंदर रखेंगे तो वो कोई तो भी अलग मार्ग से बाहर आएंगे। सो बेसिक आइडिया, अगर अगर निगेटिव थॉट्स अगर हमारे मन में है तो उनको ओपन अप करना, जहां पे वेर एवर वी कैन कन्फाइड अपॉन, जहां पे हम विश्वास से ये चीज खोल सकते हैं, उन लोगों के सामने आपने ये डिस्कस करना। पर निगेटिव इमोशंस को बहुत भर के रखेंगे तो वो आपके बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल, आई टोल्ड यू ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, गुड रोल मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन प्रेडिक्ट समवन, उसका पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा या नेगेटिव। उसी प्रकार जो है कि अभी चाइल्डहुड तो हमारा निकल गया है, बट प्रेटी आप यू ऑल आर जस्ट इंटर्न्स, है ना, आपका पूरा लाइफ जो है आगे है। सो इफ यू गेट अ कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल, देन इट विल बी अ वेरी लकी फॉर यू, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी जो है हमें अफेक्ट करती है। आप खुद सब जो है इमेजिन कीजिए, कोई ना कोई सिचुएशन में किसी ना किसी फ्रेंड को आपने पॉजिटिवली कुछ एक्ट करते देखा होगा और आपको भी पॉजिटिव लगा होगा। सो पॉजिटिव एक्टिविटीज, गेटिंग इन्वॉल्व, हमारा जो डेली लाइफ में हम हमारे काम करते रहते हैं, बट इफ यू गेट टू नो कि यार ट्री प्लांटेशन आज कॉलोनी में होने वाला है, सो नेवर रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग देम, है ना। ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी में हम जब ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स अस अ वर्थ ऑफ लिविंग। हमें ही हमारा जो है, हमारी कीमत जो है वो महसूस होने लगती है, और हमें लगता है कि आई एम ऑफ वर्थ, मेरी अच्छी, मेरी कीमत है, मेरे कारण समाज को कुछ फायदा है। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना। लास्ट बट वन इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब है कि जो भी मेरा ओपिनियन है वो मुझे एक्सप्रेस करते आना चाहिए, एंड विदाउट हर्टिंग द इमोशंस ऑफ अदर पीपल। अगर कोई डिस्कशन शुरू है और उसमें मेरा ओपिनियन जो है उनके अगेंस्ट है, सो विदाउट हर्टिंग देयर इमोशंस यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, यानी मैडम, आई कंप्लीटली आई हैव लिसन टू योर ओपिनियंस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपने जो भी बताया वो बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बट आई हैव अ लिटिल डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम यू, कैन आई शेयर? सो नाउ विदाउट हर्टिंग द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन, आई एम एक्सप्रेसिंग माई व्यूज। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस, और असर्टिवनेस भी एक पॉजिटिव बिहेवियर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो असर्टिवनेस ये स्किल है, और ये स्किल को हम जितना जितना यूज करें, सिंपल सिंपल टेक्निक्स रहते हैं असर्टिवनेस के, जैसे पीएनपी टेक्निक हो गया, कि आपको असर्टिवली कोई सेंटेंस बताना है तो यू, एंड आपके अपोजिट कोई और पर्सन है तो यू कैन से सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इट वुड बी यूजफुल फॉर मेनी ऑफ अस, आई हैव अ लिटिल डिफरेंट ओपिनियन, मे आई एक्सप्रेस, एंड आई हैव दिस ओपिनियन, बट देयर लास्ट मेरा रहेगा, बट देयर कुड बी अ डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट एनीथिंग, दिस वाज माय ओपिनियन। सो आपने क्या किया, एक पॉजिटिवली उस सीन तैयार किया, फिर उसके बाद आपने ओपिनियन दिया, और उसके बाद उसको पॉजिटिवली ही सैंडविच कर दिया, पीएनपी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे टेक्निक्स यूज करके यू कैन लर्न स्किल ऑफ असर्टिवनेस। फिजिकल एक्सरसाइज, आप बोलेंगे कि फिजिकल एक्सरसाइज सर के प्रेजेंटेशन में कहाँ आ गई? सी, माइंड एंड बॉडी इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इफ यू आर फिजिकली फिट, ऑटोमेटिकली जो है इट मेक्स यू पॉजिटिव। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिर जो है वो आपका माइंड जो है उसको साथ नहीं देता है। सो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, बोथ इज इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर द बिजी स्केड्यूल यू हैव, एट वॉट एवर द एज यू आर, है ना, इफ यू आर टू यंग, आपके मसल्स बहुत अच्छे हैं, आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। व्हेन वी डू एक्सरसाइज, हमारे बॉडी का एंडोर्फिन रिलीज होता है, और ये एंडोर्फिन जो है वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। तो physical exercise is also very very important. Similarly, very rapidly in 2 minutes I will cover this. हमारे नेगेटिव थॉट्स को भी हमको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जब भी वी आर अंडर स्ट्रेस तो वी शुड बी एबल टू मैनेज अवर स्ट्रेस। हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता, हर चैलेंज बुरा नहीं होता, कुछ कुछ चैलेंजेस हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, EUSTRESS। और जो स्ट्रेस जो प्रोलॉन्ग होता है, जो हमें पीछे ढकेलता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। तो अगर प्रोलॉन्ग कोई स्ट्रेस है तो देन वी शुड लर्न टू मैनेज इट, और वी शुड सीक सम हेल्प। हमारी पर्सनालिटी जो है उसको समझना खुद जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत और सेंसिटिव होते हैं, तो अगर इन लोगों को यह अगर महसूस हुआ कि मेरी पर्सनालिटी जो है वो सेंसिटिव है,
तो कोई भी सिचुएशंस के जब कंक्लूजन निकालते हैं तो दे कैन इंटरप्रिट इट रैशनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी से दो दो मेरी बातें हो गई है और उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नाउ इस सिचुएशंस को मैं ऐसे एनालाइज कर सकता हूँ कि यार वो ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा कैसे बोला। नाउ इफ आई एम अवेयर अबाउट माय सेंसिटिव पर्सनालिटी, आई कैन इंटरप्रेट दिस कि नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय पर्सनालिटी आई एम थिंकिंग मोर अबाउट इट। मेरी थोड़ी पर्सनालिटी एंग्शियस है। सो ऑटोमेटिकली इफ यू आर अवेयर अबाउट योर पर्सनालिटी, आपके स्वभाव के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है, तो इट हेल्प्स यू टू इंटरप्रेट थिंग्स मोर रैशनली। आपके गोल्स जो है बहुत अनरियलिस्टिक मत रखिए। वॉट एवर द बिग गोल यू हैव, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया, सो वी विल इनवाइट लेस नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। ये साइड में जो फोटो लिखा रखा है मैंने, वो है आप सभी के चहेते म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान साहब का। तो ए आर रहमान साहब का अगर आप लाइव देखेंगे, एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ आई थिंक 12 to 14 years, he lost his father. His father was a musician. उसके बाद ही हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो फादर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेंट पे देके कैसे तो भी वो घर चलाते थे। फिर उन्होंने छोटा सा गोल रखा कि एटलीस्ट लेट मी वर्क फॉर सम डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल। तो आपको टाइटन की एडवर्टाइज मालूम होगी। ओके, सो टाइटन की जो एडवर्टाइजमेंट है उसका म्यूजिक जो है वो रहमान साहब ने कंपोज किया हुआ है, जो इंडियन एडवर्टाइजमेंट में जो आई है। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री और छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट के साथ शुरू किया। जब उसमें उनका घर सेटल्ड हो गया, थोड़े पैसे आने लगे, सो देन ही स्टार्टेड कंपोजिंग एंड हेल्पिंग अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन तमिल एंड मलयालम। फिर ग्रेजुअली जैसे वहां पे वो सेटल्ड हो गए, देन ही मूव टू बॉलीवुड। और 1991 या 92 में जब रोजा मूवी आई, उसके म्यूजिक के साथ वो बॉलीवुड में आ गए। और दिल है छोटा सा म्यूजिक से वो जो है देश भर में और दुनिया भर में फेमस हो गए। उनको जो है वो नेशनल अवार्ड वहां पे मिला। स्लोली स्लोली उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उनका प्रेजेंस कराना शुरू किया। और फिर स्लम डॉग मिलीनियर में उन्होंने म्यूजिक दिया, और वो मूवी के बाद वो इंटरनेशनल फिगर बन गए। तो देखिए, अगर उस इंसान ने अगर ऐसा सोचा होता कि मुझे इंटरनेशनल फेम का आर्टिस्ट बनना है, और उसी के पीछे लग गए होते, तो शायद ये चीजें जो है इतने आसानी से नहीं मिलती थी और उनके लाइफ में बहुत निगेटिविटी। पर छोटे छोटे एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में, एडवर्टाइजमेंट में, फिर तमिल और मलयालम मूवी के मूवीज में, फिर बॉलीवुड में, फिर इंटरनेशनल, छोटे छोटे गोल्स को, सब गोल्स जिसको बोल सकते हैं, वो उन्होंने ओवरकम करते करते वहां गए। सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि छोटे छोटे गोल्स जब अचीव करते हैं तो हमें पॉजिटिव लगता है। सो गोल्स को जो सेट करते हैं वो जो है अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। Because of the time constraints, I won't discuss much of these things. But again, one important fact is there. आप सचिन का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, कि ambitions बहुत लोगों में होते हैं, and that is nothing wrong in that. But excessive competitiveness अगर हमारा रहा, बहुत स्पर्धात्मक हमारा दिमाग अगर रहा, तो वो हमें नेगेटिविटी के लिए बहुत धकेलता है। सपोज टू ऑफ फ्रेंड जो है वो पढ़ रहे हैं साथ में, एंड माई गोल, माई एम्बिशन इज टू स्कोर 91% मार्क। और वो 91% मार्क मिले, पर अगर मेरे फ्रेंड को 91.5 मिले, सो आई एम फीलिंग कि मैं फेल्यूर हूं, क्योंकि उसको 91.5 मिले। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ अचीविंग व्हाट सक्सेस यू हैड प्लान्ड, यू आर अनहैप्पी, यू आर नेगेटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, कि उसको 0.5% ज्यादा क्यों मिले। सो एम्बिशंस रखना इज नथिंग रॉन्ग, बट एक्सेसिव कॉम्पिटिशन से हम वी इनवाइट लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सो इसको बैलेंस करना, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस माइल्ड लेवल पे अगर लाए तो वो ज्यादा रहेगा। उसी साथ जो है कॉम्पिटिटिवनेस वाला जो पार्ट है, उसको अगर सेल्फ कॉम्पिटिशन रखे तो इट हेल्प्स यू टू। यानी मेरी कॉम्पिटिशन मेरी खुद से है, यानी लास्ट टाइम मैंने ये अचीव किया है, आज जो इस बार मैं वर्क करूंगा तो उससे मुझे थोड़ा बेटर मिलना चाहिए, उससे और मैं बेटर कर सकूं। तो मेरी कंपटीशन अगर मेरे साथ खुद है, राइट, तो मैं जो है, मुझे फेलियर का फिर मुझे तो उतना डर नहीं है, या मैं आई वोंट इनवाइट मच ऑफ अ नेगेटिव इमोशंस। सो सेल्फ कंपटीशन इज द बेटर देन competing with the world। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अकेले 100 मीटर्स की रेस दौड़ रहे हैं और जो है वी वुड हैव गुड परफॉर्मेंस। दूसरे लोगों के साथ थोड़ा माइल्ड कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, बट अगर वो एक्सेसिव रहा है ना, तो जो है वो हमें निगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा देता है। तो उसको कंट्रोल में रखना और सेल्फ कॉम्पिटिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना वो बहुत जरूरी है। लाइफ में जब भी निगेटिव चीजें होती है तो उसको जनरलाइज करना कि सब लाइफ मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, हर बार मेरे साथ ऐसा जनरलाइज अगर करते रहे तो निगेटिव इमोशंस को ज्यादा इनवाइट करेंगे।
छोटे से प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करके अगर हम देखने की आदत लगाए तो प्रॉब्लम बड़े बड़े दिखने लगेंगे, निगेटिविटी बढ़ेगी। हर निगेटिव चीज को सेल्फ को ब्लेम करना जो है ना, ऐसी अगर हमारी आदत रहे तो भी हमें ज्यादा निगेटिविटी इनवाइट होगी। और हर चीज करने के पहले अगर हम नेगेटिव ही प्रेडिक्ट करते हैं, वी एंटिसिपेट द वर्स्ट, तो भी हमारी नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो है निगेटिविटी भी हमारे इसमें कम रहे, उसके लिए भी हमें कोशिश करनी है। नेगेटिव इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस आते हैं। फीलिंग डिप्रेस इज नेगेटिव इमोशन, फीलिंग एंग्शियस इज नेगेटिव इमोशन, फीलिंग एंग्री इज नेगेटिव इमोशन, फीलिंग डिसअपॉइंटेड इज नेगेटिव इमोशन। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है और इन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना हमने सीखना चाहिए। जैसे अगर मुझे बहुत डिप्रेस लग रहा है तो मुझे किसी के साथ बात करनी चाहिए। सो दिस इज माय वे ऑफ टैकलिंग दैट डिप्रेस मूड। अगर मुझे बहुत एंशियस लगता है बहुत, तो भी जो है मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन करना चाहिए, तो दिस इज माय वे टू टैकल दैट नेगेटिव इमोशन। और मुझे बहुत एंग्री लगता है तो भी मेरे टेक्निक्स जो है वो रेडी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेरी एंग्री, तो मुझे खुद को बताना चाहिए कि एंगर इज ऑलवेज डेंजरस, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। तो आई शुड नॉट रिएक्ट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट जब तक मेरा एंगर कूल डाउन नहीं होता है। फॉर दोस 10 मिनट्स अगर मैंने जगह चेंज कर दिया, 2 गिलास पानी भी लिया, रिवर्स काउंटिंग शुरू किया, तो आई कैन कंट्रोल माई एंगर। सो हर निगेटिव इमोशंस को जो है कंट्रोल करने की जो खुद के टेक्निक्स है उसको हमें डेवलप करके रखना चाहिए। जैसे बहुत बार मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, मैं बहुत एंशियस हूँ, तो आई शुड हैव माय टेक्निक हैंडी विथ मी। तो मैं क्या करूंगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा फॉर सम टाइम सो दैट आई विल बी रिलैक्स। सो कंट्रोलिंग नेगेटिव इमोशन, उसके जो है वेपन्स जो है आपके पास रेडी चाहिए। मैंने मस्ट के बारे में आपको बताया, थोड़े मस्ट को निकालना है, खुद को मोटिवेट करते रहना है, सेल्फ टॉक करना है, और फेलियर्स को जो है वो डरना नहीं है। अब्राहम लिंकन साहब, जो आप सभी को मालूम है, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 32 इयर्स कंटिन्यूस उनके लाइफ में फेलियर आया। जो भी इलेक्शन में खड़े रहते थे वो हारते थे। इस प्रोसेस में जो भी काम करे, वो शादी करने गए है ना उनके गर्लफ्रेंड के साथ, तो शादी के पहले गर्लफ्रेंड भी एक्सपायर हो गई। फॉर 6 months ही वाज ऑन अ बेड, ही वाज इनटू कंप्लीट डिप्रेशन। बट जो है वो हौसला जो है कि और खड़ा होकर मुझे लड़ना है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड एट द एंड ऑफ 32 इयर्स, यानी देखिए 32 इयर्स के कंटिन्यूस फेलियर के बाद जो है वो दुनिया की जो है महासत्ता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है वो प्रेसिडेंट बने, लिंकन साहब। और लिंकन साहब के लेटर जो है ना, फेलियर थ्योरी ऑफ लिंकन साहब जो है वो बहुत फेमस है, वो हमें काफी मदद करती है। हमें प्रेजेंट में रहना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ थिंकिंग को पॉजिटिव रखना जरूरी है। थिंकिंग को कैसे निगेटिव कम कर सकते हैं वो सीखना जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था पॉजिटिव, सेकंड पार्ट था निगेटिविटी कैसे कम करना, और थर्ड पार्ट जो है हमारे पॉजिटिव हैबिट्स है। और जो है कि हमारे हैबिट्स यानी वो विजिबल है। हैबिट्स का मतलब है जो भी हम करते हैं वो लोगों के लिए विजिबल है, अगर वो पॉजिटिव रहे तो ही जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग का कोई मीनिंग है। तो टाइम मैनेजमेंट, हर एक ने टाइम को फॉलो करना है, हर चीज को करते हैं तो अच्छे से प्लान करके करना है। प्रायोरिटाइजिंग, 10 चीजें एक साथ आती है तो जो प्रायोरिटी वाली चीज है उसको करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज को ढकेलते हैं, बाद में करूंगा बाद में करूंगा, तो वैसा नहीं करना है। पंक्चुअलिटी है ना, कि जब जब पॉसिबल है पंक्चुअलिटी जो है वो हमारी विजिबल होनी चाहिए। मैजिक वर्ड जो है हमारे प्लीज है, सॉरी है, थैंक यू है, उसका एबंडेंट यूज करना है। दूसरों के प्रति अभिनंदन जो है, दूसरों का कोई प्रॉब्लम अगर कोई अच्छा करता है उसको हमें अभिनंदन करना ही चाहिए, कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए। तो अभिवादन और अभिनंदन दोनों चीजें बहुत जरूरी है। किसी को भी हमें करेक्ट करना है तो छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स लाइक प्रेज इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। अगर किसी को उसका प्रेज करना है तो हम पब्लिकली कर सकते हैं, और किसी को करेक्ट करना है, उसके कुछ डेफिशिएंसीज दिखाने हैं, तो शायद हम पब्लिक में ना करें, उसको प्राइवेट में करें, तो वो जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। और कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एक बड़ा सा चैप्टर है और उसमें बहुत सारी चीजें आती है। एक छोटी चीज मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ हम वर्बल नहीं रहता है, इट इज वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। हमारी बॉडी भी बहुत सारी चीजें बोलती है, तो इस चीज के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। और लिसनिंग जो है, कोई अगर बोलता है तो उसको मैं सुनता हूँ। लिसनिंग इज ऑल्सो अ वेरी एक्टिव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद वी विल डू विल टॉक अबाउट द communication skills as well. So with that, I will stop over here. This was very brief, and as I said, the thing, sequence and the pattern is exactly based on my book. So I wish all the best to all the interns of Niche Advocacy Foundation.
and I again thank Dr. Purnima Karandikar for giving me this opportunity. Thank you again. Have a good day.